स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैश्वीकरण से नेक्स्ट क्या क्या परिणाम हमें सामने देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण और भारत अर्थव्यवस्था को लेके, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिल रहा है। क्या ये आज ऐसा देखने को मिल रहा है तो क्या आने वाले टाइमों में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा या इससे कुछ ज्यादा एक्सपेंशन होगा। ठीक है। एंड इसके साथ हम ये जानें कि जो मल्टीनेशनल कंपनी हो कैसे किसी देश में आके अपना आधिपत्य करती है, कैसे वो अपने आप को एक्सपेंस करती जाती है अलग अलग जगहों पे। ठीक है। एंड जो भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो यहाँ पे आके स्थापित हुई है, जैसे कि कोई भी आप ले सकते हो बाहर की कोई सी भी कंपनी, वो अगर यहाँ पे आके स्थापित हुई है, ठीक है, तो इसका एक आपको ये मान के चल रहा है कि आज उसको यहाँ पे दाम जो है भूमि का ये रेट वगैरह सस्ते में मिला है, तो आज मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे है। लेकिन आने वाले टाइमों में अगर यही चीज क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, यहाँ की भूमि महंगा हो जाएंगी, या फिर लिबरलाइजेशन या जो हमारा उदारीकरण है, ठीक है, ये चीज यहाँ से हट जाए तो ये कंपनी यहाँ पे रहेंगी तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, बिकॉज ये यहाँ से हट के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। ठीक है। तो इन सब टॉपिक पे आज हम थोड़ा बात करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, तो जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको संसार की अर्थव्यवस्था का जोड़ देना ही जनरली क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। यानी कि पूरा का पूरा विश्व जो है गांव की तरह बन गया है। अगर किसी एक जगह पे कोई घटना घटती है या फिर कहीं किसी भी एक क्षेत्र में प्रभाव किसी भी तरीके का पड़ता है, तो इसका असर पूरे जगह देखने को मिलता है। और जिस तरीके से आज हम मतलब ऐसे मान के चलो कि हमारे आसपास से किसी निहावत में कोई घटना घटित होता है तो तुरंत जान जाते हैं। ऐसा पहले के टाइम में होता था कि जान जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं, तो उस एरिया को तो जानते ही जानते हैं, साथ साथ हम वर्ल्ड के और एरिया को भी जानते हैं। चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, हम उसी इंटरेस्ट से उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जिस तरीके से जैसे लग रहा है कि वो हमारा फैमिलियर कोई भी वॉर हो रहा हो इस तरीके से, ठीक है। लाइक जिस तरीके से चाइना के जो टॉयज वगैरह हैं यहाँ पे हैं, या फिर बार्बी डॉल वगैरह के बारे में आप देख रहे होंगे, या फिर खान पान या लाइक डोमिनोज मैकडोनल्ड्स को आप देख रहे हैं, तो उसी तरीके का क्रेज है, जैसे लगता है कि ये अपना ही है। ठीक है। तो ये सब जो इम्पैक्ट है किसका है, जनरली ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ऐसा है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो हमारे पूरे के पूरे ग्लोब पे अगर बात करें तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिला है एंड कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिला है, खासकर इंडियन इकोनॉमी में भी। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो आप इकोनॉमिक रूप से देख सकते हो कि भाई हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हैं, जो भी वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है, उससे हमें लोन वगैरह या फिर कर्ज वगैरह जो है आसानी से मिल जाता है। ठीक है। दूसरे देश भी हमारे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो यहाँ पे आधिपत्य करके कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आती जा रही है। तो इस तरीके के बाद अगर सामाजिक रूप से देखें तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है, यानी कि हमारे रहन सहन का जो भी या फिर हमारा कल्चर वगैरह सब चेंज होता जा रहा है एज पर टाइम। ठीक है। क्योंकि पहले जिस तरीके से एक नमस्ते का ट्रेंड था वो गायब हो गया, हेलो में बदल चुका है। हमारा जो खान पान है, जो जैसे कि अगर नॉर्मली पहले के टाइम में तो गन्ने के जूस वगैरह लोग स्टार्ट करते थे, बट आज के टाइम में पेप्सी, कोका कोला स्टार्ट हो चुका है। ठीक। अगर किसी भी हम पार्टी या फंक्शंस में जा रहे होते हैं तो पहले एक रिलीजियस वगैरह की अगर बात करें तो पारंपरिक भोजन वगैरह हुआ करते थे, बट आज वो ट्रेंड बदल चुका है, एक नया ट्रेंड आ गया है। लाइक आप खुद से ले रहे हो, खुद से खा रहे हो, लाइक एक नया कल्चर डेवलप हो गया एज पर टाइम। एज पर अपने लैंग्वेज को भी हम भूलते जा रहे हैं, इंग्लिश को अपनाते जा रहे हैं। ये सब के एज अ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है, कुछ नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। नेगेटिव ये कि हम अपने कल्चर से अपने जो भी हमारे जो हिस्टोरिकल थीम्स वगैरह थे, क्लासिकल चीज वगैरह था, उसको हम भूलते जा रहे हैं और नई चीजों को अपनाते जा रहे हैं। ये हमारे लिए इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके साथ साथ जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो इंडिया की कई चीजों को अपने नाम पे पेटेंट करवा लेती है, जैसे आपने सुना होगा नीम के पेड़ को लेके, तुलसी के पेड़ को लेके। तो ये सब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। और जो भी हमारा ये सोसाइटी है, उन सोसाइटी में जो कुछ लोगों को तो एक अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, हाँ, कुछ लोगों को एक अच्छा बेनिफिट्स तो मिलता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाता, लाइक वो पिछड़े रह जाते हैं उन चीजों से। यानी कि जिनके अंदर सुविधाएं, जिनके अंदर टैलेंट्स नहीं होता, स्किल्स नहीं होता, पीछे रह जाते हैं, बट जिनके अंदर स्किल्स होता है, टैलेंट होता है, वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है। एज अ ये भी एक क्या है, पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे आपका बनाना था उससे मैंने आपको बनाया, लाइक जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी। बट आज की जो इस क्लास में जो मैं आपके साथ आपके चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, उसको लेके आया हूँ, उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम मैं लेके आया, उसको हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था।
यानी कि इसमें हमें सीधा सा यही पढ़ना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी में नहीं, अगर आप कहीं चाइना की इकोनॉमी की भी बात कर ले, अमेरिकन इकोनॉमी की भी बात कर ले, किसी की भी इकोनॉमी की बात कर ले, तो हर जगह से कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कहा जा अगर ऐसा मान के चले कि हर व्यक्ति एकदम सुपीरियर होता है तो ऐसा नहीं होता, किसी में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों होते हैं। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में उससे कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं तो उससे कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। कहीं एक तरफ इसको बेनिफिट्स भी दे रहा है तो कहीं एक तरफ इसको इसके अंदर निगेटिवनेस भी लेके आ रहा है, इसमें इंडियन इकोनॉमी में। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि अंतरदेशीय उत्पादन। अंतरदेश के नाम से पता चल रहा है अपने देश के अंदर जो उत्पादन है उसके से ही अंतरदेशीय उत्पादन। एज पर अगर आप पहले के टाइम की बात करते हैं तो कई ज्यादा मात्रा में चीजें ऐसी हुआ करती थी पहले के टाइम में, जिसे जनरली हम क्या करते थे, अपने देश के ही अंदर उत्पाद करते थे, अपने देश के ही अंदर उस चीजों को क्या कर देते थे, बेच देते थे। जैसे कि आप किसी रॉ मटेरियल्स को ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसी चीजों को ले लीजिए जिसे हम अपने देश में ही कर सकते हैं एंड उसे देश के अंदर ही सेलिंग कर दिया जाता था। ठीक है, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड आता गया तो मल्टीनेशनल कंपनी भी इन्वॉल्व होती गई देश की इकोनॉमी में या दूसरे जगहों पे। तो इन्होंने उसी चीजों को क्या किया, एक नए रूप में, एक नया स्ट्रक्चर में डाला। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया था कि कैसे किसी चीज को बदल दिया जाता है, नेचुरल चीज को, एंड उसका जो रेट है वो हाई हो जाता है एंड मार्केट में फिर उसे सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो यही इसके साथ भी हुआ, जब मल्टीनेशनल कंपनी इंडियन इकोनॉमी में इन्वॉल्व हुई, यहाँ पे आई, इसकी वजह से वैश्वीकरण की वजह से, तो उसने यहाँ पे आके जनरली क्या किया, तो जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह थे उसको उन्होंने एक नए रूप में, एक नया स्ट्रक्चर में डालना स्टार्ट किया और जो अंतरदेशीय उत्पादन था उसको एक्सपेंशन करके बाहर जगहों पे क्या करने लगे, वो भेजने लगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, क्योंकि जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने क्या किया, विश्व भर के सभी उत्पादनों को एक साथ क्या किया, जोड़ा। हाँ, तो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी उन्होंने विश्व भर के सभी उत्पादनों को एक साथ जोड़ा। अगर आप जनरली बात करें, अगर किसी खान पान की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी जींस की बात कर रहे हैं, अगर इंडियन कल्चर को आप अगर देखें तो सबसे पहले आपका अगर जो टाइम था उसमें धोती कुर्ता का ट्रेंड होता था, लाइक धोती कुर्ता लोग पहना करते थे। बट एज पर टाइम जैसे समय बदला तो क्या आज भी हम क्या धोती कुर्ता ही पहनते हैं क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग पहनते हैं जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं। अगर मैं ही आज धोती कुर्ता पहन के निकल जाऊँ तो समाज के जो सोसाइटी लोग हैं मुझे अलग तरीके से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहले था वो अब नहीं है, बिकॉज अब के टाइम में लोगों ने क्या करते हैं, लोगों को अपना लिया, जींस को अपना लिया एंड पता नहीं डेनिम पता नहीं क्या क्या आ चुका है। तो इस तरीके की चीजें एज पर टाइम अभी डेवलप होने लगी है। विश्व भर के उत्पादनों को एक साथ जोड़ना वैश्वीकरण का एक मुख्य काम है। ठीक, और वैश्वीकरण का ही नहीं, अगर आप जनरली मेरे साथ ये बात करेंगे, ये वैश्वीकरण की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब काम किसकी वजह से हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से जनरली हो रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर आप ये मान के चलिए कि जैसे भी कोई क्या है, हाँ, जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर शो करके दिखा देता हूँ, जो पिक्चर हमें एक आइडेंटिफाइड करता है। ये जो मेन काम है ये मल्टीनेशनल कंपनी का है। जो भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो डायरेक्ट किसी चीज को, एक चीजों को, सभी चीजों को जोड़ने नहीं लगती है। मान लो कोई कंपनी एस्टैब्लिश हुई, अब कंपनी के एस्टैब्लिश होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ा है कि उसके लिए पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, बाजार चाहिए, कच्चा माल चाहिए, शक्ति के साधन भी चाहिए, परिवहन संचार की सुविधा भी चाहिए, सहकारी नीति भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए जो काम करेंगे वहाँ पे। तो इन सब वजह से कंपनी एस्टैब्लिश होती है और कंपनी वहीं पर एस्टैब्लिश होगी जहाँ पर क्या होगा, सस्ता भूमि मिलेगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला था कोई पहाड़ों पे जाके तो लगाएगा नहीं, जहाँ पे लैंड ही अलग ही हो, तो लैंड वहाँ जो भी अच्छा हो, सस्ता हो, उस जगह पे कंपनी लगेगी। अब जब कंपनी उस क्षेत्रों में लग जाती है तो ये जो कंपनियां हैं ये जनरली क्या करती हैं, अब ये सभी उत्पादनों को एक साथ जोड़ना शुरू कर देती है। अब कैसे जोड़ना शुरू कर देती है, मान लीजिए जो क्रैक्स की कंपनी है, क्रैक्स जो आप लोग खा रहे हैं, ओएस पहले एक आता था, आप उसे खाते, अभी भी आता है ओएस, आप उसे खाते हैं, तो लाइक उसमें यार अभी भी आपको क्या चीज देखने को मिल रहा है, जैसे कि पहले आप खा रहे होंगे, जो भी खाने वाले जो होते थे अलग अलग फ्लेवर्स के, बट उसके अंदर कुछ टॉयज वगैरह मिलते थे। तो क्या ये टॉयज क्या कंपनी के अंदर भी बनते थे क्या? तो कहा जाता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो जितने भी टॉयज वगैरह थे ये कहाँ बनते थे, देश के अलग अलग क्षेत्रों में बनता था, जिसे नॉर्मली पीस कहते हैं यार यहाँ के आसपास के लोग। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें पहले बनती थी। अब जो कंपनी है, कंपनी को अपने प्रोडक्ट में उसको यूज करना है, तो उसके साथ एक कागज भी देती थी, लोग उसको पैक करके जो भी है बना के 50 पैसे 25 पैसे रुपए में पैक करके रख देते थे और एक फैमिली उसे बनाता था
अब जो कंपनी है, कंपनी को तो खिलौने चाहिए एंड कंपनी उसी से वो चीज लेके आ जाती थी, ठीक, एंड अगेन उसे वो किसमें पैक कर देती थी, अपने जो खाने वाले प्रोडक्ट्स थे उसके अंदर उसे पैक करके उसे मार्केट में भेज ले आती थी, जिसमें से हम जैसे जो बच्चे थे उस टाइम में छोटे छोटे हुआ करते थे, या फिर आज भी तो आप लोग भी तो हैं जो हम क्यों खाते थे, टॉयज वगैरह मिल जाते, टॉयज वगैरह मिलते थे, हम उससे खेलते थे। तो ये क्या है कि कंपनी ने सिर्फ एक क्रैक्स का जो मतलब ऐसे मानिए कि खाने वाली चीजों को बनाया, बट उसके अंदर जो टॉयज पैकिंग का काम किसी और ने किया। तो ये इंटरलेट हुआ ना कि भाई उसको इसके साथ उन्होंने रिलेट करके जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। तो ये है कि विश्व के उत्पादनों को एक साथ जोड़ना किसका मेन काम है, मल्टीनेशनल कंपनी का काम है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सभी उत्पादनों को क्या करती है, एक साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि जो क्रैक्स है, ठीक है, जैसे ओएस लीजिए, हम उससे खाने वाला तो कहीं और पे बनता होगा, जो उसका पैकेज से कहीं और बनता होगा, खिलौने के कहीं और पे बनाया जाता होगा, तो खिलौनों को पैक कहीं और पे किया जाता होगा, सेलिंग उसी किसी और जगह पे होती होगी, ऑब्वियसली होती होगी। तो ये जो एक ट्रेंड एंड एक पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इसका पहले कहाँ था फिर कहाँ ऐसे हुआ, तो ये है कि एक दूसरे को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, तो मल्टीनेशनल कंपनी जोड़ती है, ठीक है। आप ये मान के चलो, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, जो बड़े हाई लेवल्स पे होती हैं, उनके अंदर पूंजी बहुत ज्यादा चाहिए, भूमि चाहिए, बाजार चाहिए, उनके लिए में बहुत एक हाई लेवल की इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उसी को हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। दूसरा जो है जो तीसरा जो आपके साथ डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विदेशी बाजार और व्यापारों का एकीकरण कैसे होता है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे तो जनरली हमने क्या कहा कि भाई हमने ये कहा कि पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह बन गया, तो गांव की तरह बन गया यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एकीकरण में हो गया कि नहीं हो गया, तो यस ऑब्वियसली हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे कि चाइना की कोई प्रोडक्ट्स है क्या इंडिया में नहीं बिकते क्या, या ऑब्वियसली बिकते हैं। क्या अमेरिका के कोई टॉयज वगैरह के यहाँ नहीं बिकते क्या, बिकते हैं, ओके। हम कहते हैं खाने में मैकडोनल्ड सुपर है, ठीक है, खाते हैं, हम भी खाते हैं। KFC अच्छा है, खाते हैं। डोमिनोज खाते हैं। क्या घर में हमारे सिंपल जो फूड्स बनता है हम उसे मेजर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर हम बाहर की किसी चीज को, मान लीजिए एक दाल हमारे घर में ही बनता है, एक दाल बड़े रेस्टोरेंट में भी बनता है, बट जो हमारे घर में दाल बना है बट इतना फ्लेवर नहीं डाला गया, उतने स्पाइसेस नहीं डाले गए उसके अंदर, बट जो रेस्टोरेंट में बना हुआ है उसमें मसाले वगैरह जो हैं या फिर चाइनीज तड़का वगैरह अच्छे से डाला गया, हम उसे खाना पसंद करते हैं मुताबिक अपने घर के दाल के। तो ये क्या है, तो ये विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण हो गया, यानी कि जो चाइना में जो चीज मिल रहे हैं वो चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो चीज रशिया में देखने को तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो अमेरिका में है वो चीज हमें जनरली यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इससे हम क्या समझते हैं, पूरे के पूरे बाजारों का क्या हो गया, एक एकीकरण हो गया। स्पोर्ट्स की गेम की बात करें या फिर खान पान, रहन सहन, भाषा, ये सब ऐसा इक्वल होता जा गया, ठीक। जो हम आज, ठीक, अगर आप ऐसा मान चले एज पर कोविड टाइम, तो कोविड के टाइम में तो सिचुएशन हमारे और बदल गए। पहले ऐसा नहीं था भाई, थोड़ा ठीक था, पहले भी हम इतने एडवांस थे, बट एज पर जैसे से कोविड के टाइम आता गया तो हम और ज्यादा एडवांस होते चले गए, चीजों को हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो यह है कि विदेशी बाजार और व्यापार का एकीकरण होता जा रहा है मल्टीनेशनल कंपनी एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा बाजार एक रूप का हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे ट्रेड इम्पैक्ट होता है तो उसका असर उधर भी देखने को मिल रहा है, उधर ट्रेड में दिक्कत, ऐसे मानो अमेरिका का ट्रेड खराब हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट आपको उसके आसपास के जो पड़ोसी देश है उस पर भी देखने को मिलेगा। जब पड़ोसी देश का ट्रेड खराब होगा उनके नियर के देशों पर पड़ेगा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सपेंशन हर देशों पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है, आपके उसके ही इसी में आपका एक टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना कुछ पढ़ने के बाद और इतनी डिस्कशन के बाद कि व्हाट इज द मीनिंग बाय ग्लोबलाइजेशन। होप्स कि आपको क्लियर होगा कि वैश्वीकरण क्या है, क्योंकि हमने काफी डिस्कस किया इसके ऊपर। उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अब देखो वैश्वीकरण को संभव ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी ग्लोबलाइजेशन को संभव बना सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला कहा जाता है टेक्नोलॉजी, भाई तकनीक,
टेक्नोलॉजी जितना डेवलपमेंट होगा, ग्लोबलाइजेशन का एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा, डेवलपमेंट के नाम में चीज उतनी ज्यादा होगी। अब दूसरा कहा जाता है जनसंख्या या फिर लोग, क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन का मजा कौन उठाएगा? हम जैसे तो लोग ही उठाएंगे ना। अब ये तो नहीं बोलोगे कि भाई दूसरे ग्रह से व्यक्ति आएगा और ग्लोबलाइजेशन का चिल उठाएगा, है क्या पॉसिबल ऐसा? तो कहते हैं बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में पहला तकनीक एंड दूसरे लोग, क्योंकि तकनीक के कारण ही हर क्षेत्र दूसरे से जुड़ता जा रहा है। अभी का टाइम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टाइम हो गया, यानी कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की पावर सुपीरियर है तो आप तो वैश्वीकरण इस मार्केट में एकदम टिके रह सकते हैं। अगर नहीं तो आप उससे कमजोर पड़ सकते हैं, रहेंगे तो आप तब भी टिके, बट उसमें आप क्या रह सकते हैं? कमजोर रह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स देख लूं। तो तकनीक जो है, पहला तकनीक, दूसरा लोग। और तकनीक किसकी वजह से आ सकता है? प्रौद्योगिकी की वजह से आ सकता है। प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री अगर आप बात करेंगे तो ये जितनी ज्यादा मात्रा में होगी तकनीक उतना ज्यादा होगा, और इसका यूज कौन करेगा? लोग करेगा। तो ये जो चीज होता जा रहा है, ये भी इसको संभव बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब प्रौद्योगिकी का एक्सपेंशन हर जगह पे होगा तो सूचना वगैरह हर जगह पे लोगों तक पहुंचेगी, चीज को खरीदने का वो क्रेज होगा। क्यों? एक ऐड आता है, एक ऐड आ गया चाय पत्ती को लेके, टी को लेके, मतलब चाय पत्ती को लेके, अभी गर्मी का टाइम आ रहा है कि ग्लूकोन डी का ऐड आ जाएगा। तो कोई दूसरी भी कंपनी मार्केट में आई है, बट उसने एडवर्टाइजमेंट कर दिया किसके? प्रौद्योगिकी या तकनीकी की सहायता से। लोग इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने उसको आगे किया। क्या उसकी मार्केट चलेगी कि नहीं? भले वो बना हो स्पेनिश जर्मन में बन गया हो, जाके चाइना में बन गया हो, कहीं और बन गया हो, बट तो लोगों तक इसका इन्फ्लुएंस आएगा। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में प्रौद्योगिकी, तकनीक है, उन लोगों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्रौद्योगिकी तकनीकी के कारण ही लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। वैश्वीकरण जो है एज पर टाइम आगे बढ़ता जाता है। अगर हम लोग भाषा को सीखना बंद कर दें, क्या भाषा चलेगी? क्या बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर हम लोग KFC से खाना ही बंद कर दें तो KFC चलेगी? क्या बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर हम जींस पहनना ही छोड़ दिया, हम अपना धोती में आ जाएंगे तो क्या जींस चलेगी? क्या तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क, नहीं चलेगी। क्वेश्चन मार्क आप लगा देते हो, नहीं चलेगी। कहाँ चलेगी? लोग भी तो उसको यूटिलाइज कर रहा है। ठीक, उसके बाद जो है विश्व व्यापार संगठन, जिसमें आपका मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जितना भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है, अब इसको चलाता कौन है? इसको चलाने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफी महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन एक सेपरेट वीडियो है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक लिस्ट आएगा, उसमें आप लोग देखेंगे तो तुम्हें आपको तुम लोगों को एक वो दिखेगा प्लेलिस्ट में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लिक करके इसको सेपरेटली आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटेल वीडियो है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में व्यापार को देखता है, यानी कि पूरे विश्व में व्यापार कैसा होना चाहिए, देशों के पीछे मतभेद कम करना। ठीक, एंड जो भी देश हैं ट्रेड करने में सफल, उनको आगे प्रोत्साहित करना, इस तरीके का काम जनरली करता है। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे देखें और समझें। उसके बाद है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। 7th जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो भारत में जब हम वैश्वीकरण की प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपके साथ बताया कि भारत में वैश्वीकरण के हमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव, तो भारत में इसके दोनों तरीके के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ इसका नकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सकारात्मक प्रभाव में क्या है? देश की इकोनॉमी आर्थिक रूप से सावधान होती जा रही है। हम जो है नए सांस्कृतिक कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। फोर्थ है कि राजनीति जो है, हम अलग अलग देशों के राजनीतिक संगठनों के साथ हम क्या करते जा रहे हैं? हम जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, चौथा क्या है? प्रौद्योगिकी और तकनीकी में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते जा रहे हैं एज पर टाइम। जैसे जैसे टाइम डेवलप होता जा रहा है, क्या हम प्रौद्योगिकी तकनीकी में पीछे रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अब हमेशा किसी चीज का मैंने क्या कहा, सकारात्मक नहीं होता। आप भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके अंदर भी सब कुछ ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव ही होगा, नहीं, कुछ नेगेटिव चार्जेस भी ऑलरेडी इंक्लूड होंगे। ठीक है, एंड
कुछ इसके भी कुछ सकारात्मक है। आर्थिक रूप से संपन्नता, सांस्कृतिक रूप से संपन्न होते जा रहे, राजनीतिक रूप से ठीक है, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास काफी तेज गति से हो रहा है, बट इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है। ये भी आर्थिक का पार्ट है, किसी को रोजगार मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा सांस्कृतिक हानि। सांस्कृतिक हानि मतलब हम अपने कल्चर को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। कुछ लोगों को लाभ से मेरा मतलब समाज के उन्हीं लोगों को लाभ मिल रहा है जो धनी है, उच्च वर्ग के लोग हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको लाभ की नहीं मिल रही है। अब खरीदेगा कौन, परचेज कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ, ट्यूशन है, कोचिंग्स हैं, क्या उसमें लोअर क्लास का बच्चा जाके पढ़ पाता है? क्या बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है, अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा जितनी उनकी फीसेस वगैरह होती हैं। तो क्या तो वो तो नहीं गया ना वहाँ पे। अब वहाँ पे पढ़ेगा कौन? जो हायर लेवल का है। तो ये भी एक डिस्पैरिटी आ चुकी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के अंदर। क्या है कि कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है, सब लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। जो लोग समाज में संपन्न है, मजबूत है, पैसे वाले हैं, उनको तो फैसिलिटीज मिल जा रही है, बट जो लोग समाज में संपन्न नहीं है उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है। एक तरफ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो जो लोग में स्किल्ड की है, किसी चीज की कमी है, उनकी बेरोजगारी आ रही है। और सांस्कृतिक हानि, हमने अपना कल्चर भूल गए। ठीक है, ये हमारे लिए सोचने का विषय होता जा रहा है एज पर टाइम। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमें ये चीज को सोचना चाहिए कि भाई हमारे कल्चर को कैसे नुकसान होगा, कि जिस चीज को पहले हम अपनाते थे, क्या आज भी हम उसे अपनाते हैं? नहीं ना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अगर कोई ओल्ड एज का व्यक्ति आपके घर में आता है, तो आप गाना सुनना चाहते हैं, आप किसका सुनेंगे? आज के टाइम में जो रैप सॉन्ग होने लगे हैं, आप उनको सुनेंगे, है ना? जो पंजाबी सॉन्ग उनको सुनेंगे। बट जो ओल्ड एज के लोग थे वो तो एवरग्रीन सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। तो टाइम बदल गया ना, आप इंग्लिश को प्रेफर करेंगे, बट वो हिंदी को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सब तरीके की जो दिक्कतें हैं, ये सामान्यतः हमें देखने को मिल रहा है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव में। कुछ प्रभाव सकारात्मक भी है और कुछ प्रभाव इसके नकारात्मक भी हैं। सकारात्मक में आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि, राजनीतिक एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी समृद्धि, बट नकारात्मक में बेरोजगारी, सांस्कृतिक हानि, कुछ लोगों को लाभ होता जा रहा है। ठीक है, इसके लिए न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। अब जो हमारा 8 पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करना है, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष की आज के टाइम में बहुत ही आवश्यकता है। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा हो जिसमें सभी लोगों को बराबर भूमिका मिले। यानी कि ऐसा ना हो कि समाज का एक वर्ग अच्छा लाभ ले रहा है बट दूसरा वर्ग समाज का बिल्कुल भी लाभ नहीं रहा है। ऐसा लाभ होना चाहिए जिससे दोनों को बराबर तरीके से बेनिफिट मिले। और इसमें मेन जो योगदान है कौन निभा सकती है? देश की सरकार निभा सकती है। अगर देश की जो गवर्नमेंट है वो काफी इस पर फोकस करती है, चीजों को सोचती है, तो ऑब्वियसली एक न्यायगत लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है एक अलग ही तरीके से देखने को मिल रहा है। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप हो जाते हैं पेटेंट को लेके, फिर लोगों में बेरोजगारी में वृद्धि, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। एक ऐसा मतलब गवर्नमेंट को भी एक ऐसा मतलब एक ऐसा न्याय संगत मुद्दा लेके आना चाहिए। यानी कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो लोग हैं किस ना कुछ चीज की कमी है, क्या कमी है उसको जानना, ठीक है, एंड उनको न्याय दिलवाना। ठीक है, क्योंकि इनको न्याय दिलवाना आज के टाइम में क्या है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्योंकि समाज का एक बार काफी ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा है, तो कहीं वहीं दूसरा वर्ग है बिल्कुल भी समाज में बेनिफिट नहीं ले रहा, किसी ना किसी वजह से पीछे होता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में जो जनरली डिस्कस हुआ, ये डिस्कस हुआ कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक समरी बताया मैंने, एंड अंतरदेशीय उत्पादन क्या था, विश्व भर के उत्पादन को एक साथ जोड़ना, विदेशी बाजार और व्यापार का एकीकरण कैसे होता है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में कौन कौन से कारक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो सकारात्मक नकारात्मक, और न्याय संगत वैश्वीकरण पे सरकार को एक मुद्दा उठाना चाहिए जिससे समाज के हर वर्ग को बेनिफिट्स मिले, लाभ मिले। ठीक है, तो होप्सो कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, एंड इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में करें। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।